So let's start with today's themes analysis. आज का सबसे पहला टॉपिक है शुड सुप्रीम कोर्ट सिट पावरलेस एज गवर्नर्स ब्लॉक द बिल्स CGI। अब देखते हैं इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है। सो यहाँ पर CGI बी आर गवई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने कंसर्न्स रेज किए ओवर द गवर्नर्स indefinitely withholding the assent to the state bills, questioning whether the Supreme Court should remain powerless in such situations. He emphasized that Supreme Court is the custodian of the Constitution, cannot allow democratic functioning of the state legislature to be paralyzed by the inaction of the governors. The CGI cited the Tamil Nadu example, where the crucial bills have been pending for almost 4 years. The Solicitor General argued that the legislative delays fall within the political domain, not the judiciary, and that each organ of governance, legislature, executive, and judiciary must respect its boundaries. He warned that judicial intervention would amount to micromanaging of the governance. However, CGI countered, asking if courts must remain silent even when a governor refuses to discharge the constitutional duties without a valid reason. So the debate highlighted the tensions between the judicial review governor's discretionary powers, Article 200, and the federalism. Past judgments, example NGAC case 42 Amendment Act review, show the Supreme Court has intervened where inaction violation constitutional principles. The issue raises critical questions on separation of powers, checks and balances, and protection of democratic functioning in the states. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉबेबल क्वेश्चन, यहाँ पर आर्टिकल 200 से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये तो एक माइन्यूट सा एग्जांपल है कि गवर्नर मे असेंट द बिल, विथ होल्ड द असेंट टू द बिल, रिजर्वेशन ऑफ द बिल और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो एक माइन्यूट एग्जांपल है कि आर्टिकल 200 से आ सकते हैं। बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जो UPSC का फोकस है वो डायरेक्ट क्वेश्चन से पे कम है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा है। सो प्लीज़ वर्क ओवर इट विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो मेंस में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर इंडिया, हाउ डज इंडेफिनिट विद होल्डिंग द बिल्स अफेक्ट द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकते हैं एंड दिस वुड हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्सो। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिंप्लीफाइड टू रेट GST स्ट्रक्चर गेट्स GOMs नॉट। सो आइए जानते हैं इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है। GOM अप्रूव्ड सेंटर्स प्रपोजल फॉर टू रेट स्ट्रक्चर, जिसमें 12% एंड 8% 28% की बात की गई है। सो द वेटेड एवरेज GST प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 14.4% in 2017 to 9.5% in financial year 2026 to 27. The center's proposal merge the slabs, simplify the structure. पेंडिंग अप्रूवल बाय द GST काउंसिल, अभी यानी कि GST काउंसिल से पेंडिंग है अप्रूवल। प्रोज क्या है? सिंप्लीफिकेशन फॉर बिजनेसेस, ईजियर कंप्लायंस, बूस्ट अ टैक्स बॉयंसी इन लॉन्ग रन वाया ब्रॉडर बेस। सो इफ यू टॉक अबाउट द कंसर्न्स, व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस फॉर द स्टेट्स हो सकते हैं, कंपनसेशन मैकेनिज्म नीडेड फॉर स्टेट्स, पोस्ट 2022 कंपनसेशन सेस एक्सपायर्ड। UPSC रेलेवेंस में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात आ जाती है, जहाँ पर फिजिकल फेडरलिज्म भी आ जाता है। देन पॉलिटी GS2 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, GST काउंसिल एज ए फेडरल बॉडी। और क्या कंसेप्ट और क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू उसके अलावा GST काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी फंक्शनिंग एंड इट्स फंक्शनिंग। देन पावर्स एंड लिमिटेशंस भी आ जाता है। ऑल्सो इलेक्शन प्रोसेस, नॉट इलेक्शन बट आई वुड से सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द मेंबर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये आपको पॉलिटी में मिल जाएगा, M लक्ष्मीकांत में, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। आई एम्फसाइज कि आपके सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट टॉपिक है यूएस आस्क्ड इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, जयशंकर इन मॉस्को। सो इसका बेसिक कंटेक्स्ट है EAM Jaishankar, that is External Affairs Minister Jaishankar, revealed US earlier encouraged India to buy oil from Russia to stabilize markets, now criticizes it. इंडिया की पोजीशन क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, बाइज ऑयल फ्रॉम बोथ रशिया एंड यूएस, बैलेंसिंग एक्ट amidst द वेस्टर्न सैंक्शंस। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं जिसमें इंडिया इज असर्टिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक सिक्योरिंग अफोर्डेबल क्रूड ऑयल। डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या है? मैनेजिंग टाइज विद यूएस वाइल एंगेजिंग विद रशिया। सो यूपीएससी रिलेवेंस में आपका इंडियाज़ बैलेंसिंग रोल इन मल्टीपोलैरिटी, अब ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्टीपोलैरिटी का। देन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में एनर्जी सिक्योरिटी आ जाता है। देन एसे और एथिक्स के कंसर्न में नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस दी इंटरनेशनल प्रेशर। सो इस तरीके से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन एसेज ऑल्सो। सो नेक्स्ट टॉपिक है दाल लेक होस्ट, आई एम सॉरी, it is Dal Lake. Dal Lake hosts first ever Khelo India Water Games with Ion Olympics. Let's see what is the basic context. So the first ever Khelo India Water Sports Festival was held in the Dal Lake in Srinagar, Jammu and Kashmir. Part of Khelo India initiative aimed at improving the India's performance in the Olympics water sports. Key features क्या हैं? Sports category like rowing, kayaking and canoeing. Participants were जिसमें 409 athletes थे from 36 states, 202 women athletes promoting the gender inclusivity, and largest contingents from Madhya Pradesh 44, Haryana 37, Odisha 34 and Kerala 33. 24 gold medals over the 3 days. Olympics relevance: water sports have 16 medals events at the Olympics. All 14 kayaking, canoeing and 10 rowing events were included. Now what is the significance of it? Enhances India's medal perspectives in the Olympics, identifies and nurtures the water sports talent. So regional importance क्या है इसका? Provides platform for Kashmiri youth in the national sports, boosts tourism and local economy, promotes integration of Jammu and Kashmir with national sports ecosystem. Now if we talk about the women empowerment, high female participation है, encourages breaking gender stereotypes in the competitive sports. Next, soft power significance भी है with respect to international recognition. Dal Lake showcased as a global sporting venue, symbol of peace and development in Kashmir. So government schemes and linkages की अगर हम बात करें, so this was launched in 2018, aims to revive the sports culture at the grassroots, provides financial assistance, talent scouting, infrastructure. Fit India movement promotes sports and as lifestyles. Sports diplomacy positions India as an emerging hub of international sports. अब यूपीएससी रिलेवेंस की बात करूँ तो रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन आपका सोसाइटी में आ जाता है, बट उतना नहीं पूछेंगे, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेट करके विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इंटरनेशनल रेलेवेंस पूछ सकते हैं. रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन यूथ डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन. देन जीएस पेपर 2 में आपको गवर्नेंस में वेलफेयर स्कीम्स आ जाती है, खेलो इंडिया. जीएस पेपर 3 में स्पोर्ट्स, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ऐसे में आपका स्पोर्ट्स एज अ टूल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल इमेज. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो कैसे आ सकते हैं, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है. दूसरा, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं. So discuss how the initiative like Khelo India Water Sports Festival can promote both national integration and India's performance at the global sporting stage. So इस तरीके के questions आ सकते हैं. So next आपका topic है poll integrity and self sabotage parties and the ECI. Again the topic is Election Commission of India. जो भी conflict चल रहा है उससे related है ये. Let's look at what is the basic context of this. So what are the issues highlighted over here? Electoral rolls suffer from inaccuracies, duplication, ineligible entries, ghost voters, impersonation and multiple voting. These flaws erode the trust and weaken the representative democracy. Now what is the role of ECI in this context? Responsible for maintaining clean electoral rolls. Initiatives क्या हैं? Voter photo identity,
monitoring improved model code of conduct, credibility reduced to persistent malpractices and weak enforcement. Political party का क्या role है? Depend on party workers or hired professionals for campaign strategies. Increasing use of consultants and data analytics has centralized the decision making, reducing the local workers' role. This shift weakened local parties, structures, and accountability. Now, next concern is about the close interaction key to integrity. Electoral roll corrections must involve constant interaction between the official political parties and the local representatives. Booth level agents concept introduced to assist, but effectiveness remain weak due to partisanship and corruption. Now, if we talk about the controversies, large scale irregularities like in the Karnataka's Mahadevapura constituency, concerns over the ECI's failure to address the manipulation and lapses during the revision. What are the consequences and way forward? Widespread electoral fraud is seen as inevitable unless stricter measures are reinforced. Need for stronger local party engagement, transparent audits, better use of technology and accountability of both ECI and the parties. सो ये इसका बेसिक जिस्ट था. नेक्स्ट आपका टॉपिक है जस्टिस इज नॉट अबाउट टीचिंग समवन अ लेसन. सो केस बैकग्राउंड क्या है उस आर्टिकल का? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जजमेंट ऑन कस्टोडियल डेथ ऑफ अ दलित मैन. Police allegedly intended to teach a lesson for misbehavior. Trial court convicted officer of murder. High Court reduced to culpable homicide, citing the lack of intent. Teaching key concerns क्या है? Teaching a lesson rationalizes the state violence, reinforcing it as a disciplinary. Such reasoning normalizing custodial brutality, contradicting constitutional principles of dignity and due process. Judiciary risk legitimizing violence as corrective discipline. Caste dimensions क्या है? Victim was Dalit. Systematic caste-based violence highlighted. Courts narrow interpretation ignores the structural caste operation. Violence against Dalits, Adivasis and poor continues disproportionately. What about the judicial integrity path? Courts must challenge the institutional violence, not justify it. Police are constitutional functionaries, not vigilance. Justice should emphasize dignity, proportionality, accountability, and procedural safeguards. Teaching lesson undermines the democracy and rule of law. So this was the basic gist of the article. अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो बेसिकली रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से पुलिस के जो एक्शंस हैं उनमें किस तरीके से मॉरल पुलिसिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए. अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो तमिलनाडु में केस हुआ था with respect to a 21-year-old person getting died. He was also I think a scheduled tribe person. तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा. इसमें एक मॉरल पुलिसिंग का कंसेप्ट आ जाता है जहाँ पर किस टाइप के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस, तो सबसे पहले तो देयर शुड बी एथिकल कंसर्न्स विद द ट्रेनिंग में चेंजेस लाने चाहिए. इट शुड नॉट बी ओनली फिजिकल, इट शुड बी मेंटल, इमोशनल एंड एथिकल ऑल्सो. So these kind of changes can be brought in. Next आपका टॉपिक है lawfare politics. Federal principles must not undermined in the name of probity. So इसका बेसिक कंटेक्स्ट है कि सेंटर ने 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किया था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, disqualification of PM CM ministers if detained in cases punishable with 5 years of more than 5 years of imprisonment. So key features of the proposal क्या है? Immediate loss of position if detained, reinstatement only upon the acquittal, applies to PM CM's ministers at both center and state level, intended to strengthen the probity and accountability in public life. What are the issues raised over it? Federalism concerns सबसे पहले आ जाते हैं. Investigative agencies like the ED, CBI under the center misuse the opposition leaders, so this weakens the autonomy of the states, violates further federal balance. आर्टिकल 1 प्लस आर्टिकल 246. अब ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है. सो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 246 इज इम्पॉर्टेंट. डेमोक्रेटिक कंसर्न्स की अगर मैं बात करूँ, सो दे टॉक अबाउट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दैट कैन बी रिमूव्ड विदाउट जुडिशियल कन्विक्शन. वोटर्स मैंडेट अंडरमाइंड. सो लीगल एंड एथिकल डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रडिक्ट्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी.
This can be used as a political weapon, selective targeting of opposition. So, if we talk about the UPSC relevance, separation of powers की बात हो रही है, फेडरलिज्म गवर्नेंस रोल की बात हो रही है, probability, accountability versus misuse की बात हो रही है यहाँ पर. देन लास्टली यहाँ पर यूपीएससी रिलेवेंस में एथिकल कंटेक्स्ट पे बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल वेंडिटा, इसकी बात हो रही है. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइलेंस विल ओनली एम्बोल्डन द बुली, पॉसिबली सेटिंग द टोन फॉर एससीओ समिट, चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया जू फेटोंग says Beijing stands with India and criticized the US over tariffs, terming it a bully. He also made a pitch for better relations with New Delhi after 4 years of military standoff by the pointing to growing the trade ties. So if we talk about the China statement, इसका बेसिक कंटेक्स्ट है कि चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं जू फेओंग, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया यूएस के टैरिफ्स को विच सपोर्टेड इंडिया एट द WTO, कॉल्ड यूएस एज अ बुली. की पॉइंट्स क्या हैं? चाइना इंडिया के साथ स्टैंड करता है अगेंस्ट द यूएस प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ पॉलिसी, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया चाइना ट्रेड कोऑपरेशन. इंडिया चाइना रिलेशंस की भी बात हुई है, उसमें मिक्स सिग्नल्स दिए गए हैं. कोऑपरेशन इन ट्रेड वर्सेस टेंशंस एट LAC, दैट इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. Growing trade despite military standoff, bilateral trade. What are the global implications? SCO summit diplomacy, China pitching anti-US coalition, shift from military rivalry to trade cooperation narrative. So if we talk about implications for India, opportunities, China backing India at WTO, stronger multilateral positions. Challenges, strategic mistrust remains due to border disputes. Balancing act, India must avoid being drawn into US-China trade rivalry while safeguarding the sovereignty. Now, if we talk about the UPSC linkages, India, China, US triangular diplomacy, WTO tariff, dispute, trade wars, SCO geopolitics and strategic challenges, etc. ये सब आपके important है with respect to UPSC. So this is the last topic of the day. Deployment of European troops in Ukraine unacceptable, says Russia. So Zelensky says he could meet Putin but only after allies agree to security guarantees. Lavrov says Kyiv is not interested in a sustainable, fair long-term settlement. At least one person was killed in Ukraine in a new barrage of Russian drone attack. So if we talk about the basic context of it, Russia said presence of European troops in Ukraine absolutely unacceptable. This Russia का stand क्या है? Treats European Union troops as foreign intervention in the Ukrainian territory. Rejects long-term peace talks, citing Ukraine's lack of interest. Ukraine का stand क्या है? It wants security guarantees from the allies before talks with Russia. Push for coalition in between France, US to support the guarantees. ग्लोबल implications क्या है? Escalation risk, proxy wars, dynamics, security guarantees framework, reconfiguration of European security, humanitarian concept में global implications की अगर हम बात करें, so rising civilian casualties due to drone and missile attacks. Now if we talk about with respect to India का क्या relevance है? तो सबसे पहले strategic autonomy, balancing ties between US, EU and Russia, energy security, continued Russian oil imports, diplomacy, India's role as a peace broker in multipolar world. So multipolar world term is very important, मैंने ये पहले भी आपको बताया है. अब यूपीएससी के रेलेवेंस में यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस का कंसेप्ट आ जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से इंडिया को बैलेंस करने चाहिए अपने टाइज विद रशिया एंड US एंड ऑल्सो विद यूक्रेन एंड द यूरोपियन यूनियन. सो ये मल्टीपोलर कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर. आपको इस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज इनडायरेक्टली यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चंस. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.